We are going to start with the chapter Introduction. इसके अंदर ब्रॉडली हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं. द फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द सेकेंड इज सेंट्रल प्रॉब्लम, and the third is PP curve, that is production possibility curve. हमें ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं. आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है. It is a problem of choice that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative uses. It is a problem of choice that how unlimited wants of different effectiveness is to be satisfied with limited resources of alternative use. क्या मतलब है, ध्यान से देखिए. सबसे कहता है, सबसे पहले उसने एक वर्ड यूज किया, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है. ये इस चीज की प्रॉब्लम है. अब क्या चॉइस करनी पड़ती है, इसका जवाब आपको आगे वाली लाइंस में मिलता है. देखिए that how unlimited wants, सबसे पहली चीज आपको पता लगी unlimited wants. देखिए unlimited wants का मतलब क्या होता है. जो इंसानों की wants है, चाहत है, that are unlimited in nature. जैसे ही हमारी कोई want satisfied होती है, immediately हमारी कोई ना कोई दूसरी want arise हो जाती है. प्लीज, human wants are unlimited in nature. As soon as one want is satisfied, another want rises. जब भी आपकी कोई एक वांट सेटिस्फाइड होगी, आपकी कोई ना कोई, जैसे अगर आपने गाड़ी ली, आपने सपोज साइकिल ली तो स्कूटी पे आना चाहोगे, स्कूटी ली तो आप बाइक पे आना चाहोगे, बाइक ली तो आप कार सोचोगे, छोटी गाड़ी ली तो बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी. तो जो ह्यूमन वांट्स है ना, दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर. एज सून एज आपकी एक वांट सेटिस्फाई होती है, उसी समय आपकी एक दूसरी वांट राइज हो जाती है. एंड सम वांट्स आर एवर लास्टिंग. एवर लास्टिंग मतलब हमारे मरते दम तक खत्म नहीं हो सकती. रोटी, कपड़ा एंड मकान. जितना अच्छा खाना खा लो, जितने अच्छे कपड़े पहन लो और जितने अच्छे मकान में रह लो, आप हमेशा उससे नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचोगे. तो दीज वॉन्ट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर. सम वॉन्ट्स आर एवर लास्टिंग इन नेचर, लाइक वॉन्ट फॉर फूड, shelter and cloth. Want for food, shelter and cloth. ये want जो है वो क्या है, everlasting in nature. उसके बाद क्या लिखा है, of different effectiveness. क्या वर्ड लिखा है, of different effectiveness. Of different effectiveness का मतलब क्या है, every want is important in itself. हर वांट
अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी वांट जो भी आपको अराइज होती है उसकी एक अपनी यूटिलिटी होती है, एक उसका अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। हर वांट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। इंसान की कोई भी ऐसी वांट नहीं होती जो वो इग्नोर कर सके। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको घर वालों ने फोन दिलवाया, उसके बाद आप कहते हैं कि लैपटॉप चाहिए, तो कहीं ना कुछ उसकी यूटिलिटी होती है आपके पास, जिसको सोच के आप कहते हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो हर वांट जो हमारी अराइज होती है, हर वांट की हमारी एक अपनी सेपरेट यूटिलिटी है, उसकी एक अपनी डिफरेंट इफेक्टिवनेस है, एक उसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। तो एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। इज टू बी सेटिस्फाइड विद, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड रिसोर्सेस। आइए सबसे पहले समझते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। देखिए, हमें पता है रिसोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह के रिसोर्सेस हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द लास्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप। 4 तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए हमें इन चारों रिसोर्सेज की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको आप अवॉइड करके प्रोडक्शन कर सको। मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए भी मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, और कोई ना कोई इसका ओनर होगा जो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। तो बेसिकली रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? रिसोर्सेज का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड ऑल द 4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विसेज। क्या बोला मैंने? ऑल द 4 resources are required to produce goods and services। हमें चारों रिसोर्सेज की जरूरत है। ऑल द 4 रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एंड किसी भी सोसाइटी के पास चारों चीजें अनलिमिटेड नहीं है। जैसे आप हिंदुस्तान की बात करो, लैंड है, लेबर है, बट उतनी कैपिटल हिंदुस्तान में नहीं है। ठीक है, यूएसए में चले जाओ आप, वहां लेबर की कमी है। तो कोई भी ऐसी सोसाइटी या कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जहां पर ये चारों के चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड होते हैं। नो इकोनॉमी, और यू कैन से द सोसाइटी हैज इनफ ऑफ ऑल द 4 रिसोर्सेस। किसी भी सोसाइटी के पास चारों रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है। कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की रिस्ट्रिक्शन हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज। ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है कि कोई भी रिसोर्स जो आपके पास है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, लैंड है। अब लैंड पर आप अपना घर भी बना सकते हो, स्कूल भी बना सकते हो, फैक्ट्री भी बना सकते हो, गार्डन भी बना सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है अ पर्टिकुलर रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन purpose. For example, land can be used for constructing house, school, hospital, etc. तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूजेस का मतलब आपको समझ में आ गया। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यह है कि आप एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो चीजें हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो बड़ी लिमिटेड है, और साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और प्रॉब्लम यह है कि वांट्स अनलिमिटेड है। अब वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपको खर्चे याद आएंगे 500 रुपए के। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि 100 रुपए कैसे खर्च करूं?
बॉन्ड्स जो है वो 500 रुपए की आ रही है, बट जेब में कितने पड़े? 100 रुपए। तो नाउ यू हैव टू मेक द चॉइसेस कि ये 100 रुपए मैं कौन सी बॉन्ड पे खर्च करूं ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सेम वे दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि आपकी मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो सके। इसके लिए आपको चॉइस करनी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है कि यार चले काम करते हैं, इस बार ये कर लेते हैं, अगली बार ये कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स of different effectiveness is to be satisfied with the limited resources of alternative use। और आपको सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है, दैट वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, डिफरेंट इफेक्टिवनेस, दैट एवरी वांट इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, लिमिटेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, and no society has enough of all the resources, and alternative use, that a resource can be used for more than one purpose। So this is exactly the economic problem, that it is a problem of choice। Choice is what? That how to satisfy the wants। Please note it fast। So here is the next topic, that is the central problem, जिसको हम कॉमन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, चॉइस प्रॉब्लम भी बोलते हैं और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। ये ऑल्टरनेटिव नाम आपको इसके ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स, और यू कैन से चॉइस प्रॉब्लम्स और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है, फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डिफरेंट है। आइए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है? इट्स अ कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस among the various alternatives it's a compulsion of making choices among the various alternatives। आपको जो कंपल्सरी चॉइस करनी पड़ती है among the various alternatives, compulsion of making choices। Now what is this compulsion of making choices? जरा बड़े आराम से रिलैक्स होकर आप चीजों को समझिए। देखिए, सपोज मैं दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल लेता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट, अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास कुछ बजट है, से ₹X का कुछ बजट है, ठीक है। अब उस बजट में से उसको एक पार्ट एजुकेशन पे खर्च करना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक पार्ट से उसको वो खर्च करना है लॉ एंड ऑर्डर पे। दिल्ली गवर्नमेंट का बजट है, उसमें से एक पार्ट उसको एजुकेशन पे भी खर्च करना है और एक पार्ट किस पे खर्च करना है? लॉ एंड ऑर्डर पे। क्या हम गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि सारा पैसा एजुकेशन पे खर्च कर दो, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली इग्नोर कर दो, या सारा पैसा लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर दो, एजुकेशन कंप्लीटली इग्नोर कर दो? ऑब्वियसली ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट के मेन एजेंडा है, गवर्नमेंट को दोनों ही कंसिडर करने। तो गवर्नमेंट नीड्स टू डिसाइड कि आउट ऑफ टोटल फंड्स, जो भी 100% फंड्स हैं, उसमें से कितना एजुकेशन पे लगाया जाए और कितना लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया जाए। गवर्नमेंट को एक रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकती। तो इट्स अ कंपल्शन कि यू हैव टू डिसाइड जस्ट द रेशियो। करना तो आपको दोनों ही पड़ेगा, एजुकेशन भी लॉ एंड ऑर्डर भी, दोनों पे खर्चा करना पड़ेगा, आप किसी एक को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। बट सपोज गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है टू स्टार्ट विद द वाईफाई फर्स्ट और विद द मोनोरेल। गवर्नमेंट को ने डिसीजन लेना है कि दोनों में से हमें कोई एक चीज स्टार्ट करनी है, पहले हम वाईफाई स्टार्ट करें या पहले हम मोनोरेल स्टार्ट करें। ध्यान से समझिए, यहां पर आपके पास कंपल्शन है। कंपल्शन किस चीज की? दैट इज टू सिलेक्ट बोथ, जस्ट डिसाइड द रेशियो ऑफ फंड्स। आप सिर्फ फंड्स की रेशियो डिसाइड कर सकते हो और कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। करना तो आपको दोनों पे खर्च पड़ेगा।
तो दिस इज नथिंग बट द हेयर यू आर फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम. दिस इज व्हाट द सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम, चॉइस प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. बट अगर आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो खर्चा आप वाईफाई पे करो या आप खर्चा सिर्फ और सिर्फ मोनोरेल पर करो, किसी एक पे खर्चा करना है, दोनों पे खर्चा नहीं करना. इधर आई हैव टू सिलेक्ट द वाईफाई और इधर आई हैव टू सिलेक्ट द expenditure on monorail. So here I am not facing the central problem, here I am facing the economic problem. Meaning thereby जब various alternatives में से कुछ select करने होते हैं तो वो बन जाता है आपका क्या, economic problem. But जब various alternatives पे compulsion होती है कि आपको करना तो सब कुछ ही पड़ेगा, जो भी आपके पास resources available हैं, तो वो आपका basically क्या बन जाती है, central problem. अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे दें, सपोज मेरे पास 2000 रुपए पड़े, अब उस 2000 रुपए में से मैंने ये सोचा आई हैव वेरियस ऑप्शंस कि या कि मैं एंटरटेनमेंट कर लूं या बुक्स परचेज कर लूं, ठीक है, या सेविंग्स कर दूं. मैं तीनों में से कोई एक चीज करना चाहता हूं, मैं तीनों में से कोई एक चीज करना चाहता हूं. इधर कंप्लीट एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, इधर ऑन बुक्स और डू द सेविंग, तीनों में से कोई एक. तो हियर आई एम फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम. बट अगर यही चीज मैं आपको इस तरीके से दे दूं, मेरे पास 2000 रुपये, मुझे तीनों पे ही खर्च करना है. अब कितना कितना करना है वो मुझे डिसाइड करना, बट खर्च तीनों पे ही करना है. तो इन दैट केस आई एम नॉट फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम. वेरी गुड. तो बेसिकली यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम. Central problem is compulsion of making the choices among the various alternatives available. However, economic problem is the problem of making choice among the unlimited wants of different effectiveness. So hope you are getting the difference between two, that what exactly is the difference between the economic problem and the central problem. So first of all, it's a compulsion of making choice among the various alternatives available. और यू कैन से, समझ में आया. देयर आफ्टर अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम की, तो ब्रॉडली हमारे सिलेबस में 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हमें एक एक करके डिस्कस करनी है. कौन कौन सी वो सेंट्रल प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. ठीक है, चलिए आप सबसे पहले डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं फास्ट. नाउ आइए अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ, दैट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस नाम से ही जैसे जस्टिफाई होता है कि दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी. क्या? व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर to produce and in what quantity. कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं और किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करने हैं. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. वाई सो, क्यों हमें ऐसा सोचना पड़ता है? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज द रिसोर्सेज are limited in nature. Resources are limited in nature. मैंने आपको बताया था no society has enough of all the 4 resources. किसी भी सोसाइटी के पास चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है. No society has enough of all the 4 resources. So basically the major problem is what to produce, that what goods and services are to be produced and in what quantity. और ऐसा क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी के पास लिमिटेड है. एक एग्जांपल देता हूं.
For example, the problem before the finance minister is out of available resources, how much amount to be allocated for defense and how much for education. अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास कितना पैसा है? बहुत, आपको लगता है? वो भी लिमिटेड है बेटा, इकोनॉमी की प्रॉब्लम को देखो तो। चलिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, उनके सामने क्या प्रॉब्लम है कि जो भी उनके पास टैक्स के थ्रू या वेरियस सोर्सेज के थ्रू जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा होता है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर सारा का सारा पैसा एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि डिफेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो क्या डिफेंस पे सारा खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो दे हैव टू डिसाइड, ही हैज टू डिसाइड that how much amount is required to be spent on education and how much amount is required to be spent on defense. So this is what to produce, that how much we have to decide the ratio, that in what ratio we have to spend the funds on defense equipments as well as on the education services. So this is the problem of what to produce. What to produce is that what goods and services are to be produced in what quantity. Why so? Why we need to think like this? Because resources are limited in nature, and the example is the problem before the finance minister is how much amount is to be allocated for defense and how much for education. Now, the second problem is how to produce. Now, what is this problem? How to produce? See, how to produce is कि हम अपनी प्रोडक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, कौन सी टेक्निक यूज करें, दैट व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। हमें कौन सी टाइप की टेक्निक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज करनी चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब कौन सी टेक्निक हमारे पास है? दो तरह की, एक कैपिटल इंटेंसिव और सेकंड टेक्निक हमारे पास है लेबर इंटेंसिव। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? मोर machineries are used than labor. जब हम मशीनों का ज्यादा यूज करते हैं लेबर के मुकाबले, तब हम उसे बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। और लेबर इंटेंसिव क्या होता है? मोर लेबर इज यूज्ड देन मशीनरीज। मशीनरीज से ज्यादा हम किसका यूज करते हैं? लेबर का यूज करते हैं, तो वो कहलाती है लेबर इंटेंसिव। नाउ व्हाट इज द व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस कि हम कौन सी टेक्निक प्रोडक्शन में यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर? अब ध्यान से समझिए, इंडियन इकोनॉमी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए अगेन एक प्रॉब्लम है। बट अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो शायद आप अपने उतने क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव में आप लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हो। मैनुअल प्रोडक्ट्स जब बनेंगे ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की होती है। सो हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि हमें एक तरफ अपने आप को आउटडेटेड भी नहीं करना, अपनी टेक्नोलॉजी को ऑर्थोडॉक्स भी नहीं करना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिराना भी नहीं है, और दूसरी तरफ हमें अपनी लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी देना इक्वली जरूरी है। सो नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि कौन सी टेक्निक हम यूज करें, वेदर वी शुड गो फॉर द कैपिटल इंटेंसिव और वी शुड गो फॉर द लेबर इंटेंसिव। थिंक फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक बिजनेसमैन बन के सोचो, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर भी कर रहा होता है।
अब समझो, अगर बिजनेसमैन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगा लेता है तो अनडाउटेडली उसकी क्वालिटी जो होगी प्रोडक्शन की वो बहुत अच्छी होगी, बट एट द सेम टाइम वो लेबर को रोजगार नहीं दे रहा होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आएगा। बट अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करता है तो क्या होगा, उस केस में वो एम्प्लॉयमेंट तो दे पाएगा बट इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट शायद वो डेवलप ना कर पाए। सो द प्रॉब्लम बिफोर द बिजनेसमैन, और यू कैन से द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या होती है, जो देश के लिए 5 years प्लान डेवलप करते हैं, उसको प्लानिंग कमीशन हम बोलते हैं। सो बेसिकली द प्रॉब्लम बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्लानिंग कमीशन इज टू एम्प्लॉय more of capital or to employ more of labor, please. So hopefully आपने लिख लिया होगा, मैं यहीं पे एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम बिफोर द फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी, बिजनेसमैन और प्लानिंग कमीशन is to employ more labor और कैपिटल। प्लानिंग कमीशन या बिजनेसमैन के आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ज्यादा लेबर को लगाए या कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लेबर लगाएंगे तो मरेंगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं होगा, और अगर कैपिटल लगाएंगे तो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों सिचुएशंस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम वाज द हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम आगे बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। फटाफट पहले आप यहां तक सारा का सारा नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। जो थर्ड प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम ये है, नाम से पता लगता है किसके लिए प्रोडक्शन करें। देखिए प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज, आप एक चीज सोचो, हमें ऐसा सोचना क्यों पड़ता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें। हमें ऐसा इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में इनकम लेवल सबका सेम नहीं है। ईदर द पीपल आर टू रिच और दे आर टू पुअर। इनके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते इकोनॉमी लेवल पर कि हम प्रोडक्शन किसको ध्यान में रखते हुए करें। जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उनके लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वेरी रिच, रिच, लोअर रिच, बहुत कैटेगरीज है। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, प्रॉब्लम सबसे पहला यह आता है कि कैसे ये जो इनकम की इनइक्वालिटीज हमने क्रिएट कर रखी हैं, जो इनकम इतनी ज्यादा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लोग बहुत ज्यादा या तो रिच हैं या बहुत ज्यादा पुअर है, इसको कैसे कम किया जाए। क्योंकि अगर वो कम होना शुरू हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटीज किसी तरीके से अगर कम होनी शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल में सिमिलैरिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमें ये जो प्रॉब्लम सोचनी पड़ती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी? बिकॉज व्हेन द पीपल हैव सेम लेवल ऑफ इनकम और समवट दे हैव द सेम लेवल ऑफ स्टेटस, obviously they need the same quality of goods, and this problem that for whom to produce will get automatically solved. So basically for whom to produce, what is exactly the problem is that how the income should be distributed, how the income should be distributed, हमें किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए among income earners, how the income should be distributed among income earners। income earner जो है उनके बीच में किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। why so? this is because of high level of income inequalities
that we need to think for whom to produce. ये किस वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज दैट वी नीड टू थिंक फॉर whom to produce. So the basic fact is not this for whom to produce. The basic problem is that how the income should be distributed among the income earners so that income inequalities can be reduced. So that income inequalities can be reduced. और ऐसा क्यों? क्योंकि this is because of high level of income inequalities that we need to think for whom to produce. So the problem is, अब एक बात बताओ, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस. लैंड पे क्या मिलता है? रेंट. कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर को क्या मिलते हैं? प्रॉफिट्स. सो the problem is what should be वेज रेट? क्या हमारा वेज रेट होना चाहिए? क्या हमारा रेंट रेट होना चाहिए? क्या हमारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए? और क्या हमारी प्रॉफिट्स रेट होने चाहिए? ताकि किस तरीके से हम ये इनकम इनइक्वालिटीज को कम कर सकें. और वंस द इनकम इनइक्वालिटीज गेट रिड्यूस्ड, दिस प्रॉब्लम that for whom to produce will automatically get the solution. So आपने मेरे साथ तीनों प्रॉब्लम समझी, that what to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce is that what goods and services are to be produced and in what quantity. The problem arises because the resources are scarce. No society has enough of all the resources. The second was the how to produce, that what type of technique should be used in the production process. The technique means capital intensive or labor intensive. Capital intensive in which more machineries are used as compared to the labor, whereas the labor intensive is in which more labor is used as compared to the machineries. The problem before the businessman or planning commission is to employ more of capital or more of labor, because if you are using more of capital, then at the same time you are creating the unemployment in the economy, and if you are using more labor in the production process, at the same time your product will become outdated or will not be of international quality. Now, the third problem is for whom to produce, that how the income should be distributed among the income earners so that income inequalities can be reduced. Why we need to think about the income inequalities? Because once the income inequalities get reduced, automatically the problem of for whom to produce will get resolved. And the main we know that income is distributed in the form of rent, wages, interest and profit. So the problem is that what should be the wage rate, rent rate, interest rate and profit rate, so that this overall प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आउट. नाउ सी, तो हमने तीनों तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं. अब इसे फटाफट आप एक बार नोट कर लीजिए. और उससे पहले मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डिफरेंस, होपफुली वो भी आपको क्लियर हो. क्या बताया था? याद करो फटाफट. ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे में से कुछ सिलेक्ट करने, बट सेंट्रल प्रॉब्लम में हमें सिलेक्ट तो सारे करने पड़ेंगे, बट हमें सिर्फ रेशियो ऑफ फंड्स डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, फटाफट इसे नोट डाउन करिए. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि क्या डिफरेंस होता है. हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख लिया क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम देख ली क्या होती है. एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आ गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो हम क्या लिख के आएंगे. अगर आपने मेरी बुक पढ़ ली है तो उसमें ऑलरेडी आपको इसका आंसर मिल गया होगा, नहीं तो समझते हैं. यहाँ पर आइए, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि जो हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से सिलेक्शन करना इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है. जबकि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं हमें करने की सारी हैं, बट हमें एक रेशो डिसाइड करना है. फॉर एग्जांपल सपोज दिल्ली गवर्नमेंट है. अब दिल्ली गवर्नमेंट को पास सपोज 10,000 करोड़ रुपीस है. 10,000 करोड़ रुपीस है और उसे डिवाइड करना है बिटवीन
एजुकेशन में एंड अदर पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो दे कैन डिसाइड कि हो सकता है हम 5000 करोड़ एजुकेशन पे स्पेंड करें, 5000 अदर पब्लिक सर्विसेज पे, या हो सकता है 8000 करोड़ एजुकेशन पे खर्च करें और 2000 करोड़ खर्च करें अदर पब्लिक सर्विसेज पर। बट क्या ऐसा हो सकता है कि वो कंप्लीटली एजुकेशन को इग्नोर कर दें या कंप्लीटली अदर पब्लिक सर्विसेज को इग्नोर कर दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी हाल में ये नहीं हो सकता। हाँ, दे नीड टू डिसाइड द रेशो कि एजुकेशन पे कितना डिसाइड करें और अदर पब्लिक सर्विस पे। तो इन दिस केस दिल्ली गवर्नमेंट इज फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम कि कितना स्पेंड किया जाए एजुकेशन पे और कितना अदर पब्लिक सर्विसेज पे। बट एट द सेम टाइम सपोज दिल्ली गवर्नमेंट के पास 10,000 करोड़ हैं और उसके अंदर गवर्नमेंट के पास दो प्रपोजल हैं, या तो गवर्नमेंट पूरे स्टेट में फ्री वाईफाई दे सकती है, या गवर्नमेंट जो है उससे कोई सपोज क्या बोलते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है, या मेट्रो प्रोजेक्ट छोड़ो बस सर्विस को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, बस सर्विस कोई भी एडिशनल। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 करोड़ पे या तो हम उसे वाईफाई पे लगाएंगे या बस सर्विस पे लगाएंगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली पूरा करेंगे। ये है ऑल्टरनेटिव 1 और ये है ऑल्टरनेटिव 2। गवर्नमेंट कह रही है दोनों पे नहीं खर्च करेंगे, किसी एक पे खर्च करेंगे। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या फेस कर रही है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव चॉइस करते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है, जबकि सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर हम सारे के सारे ऑप्शंस को लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि टोटल फंड्स जो है उसे किस रेशो में हमें किसके ऊपर खर्च करना है। इसी क्वेश्चन में अगर दिल्ली गवर्नमेंट ये कहे कि हमारे पास 10,000 करोड़ पे और हम दोनों पे खर्च करेंगे, वाईफाई पे भी और बस सर्विस पे भी, तो उस केस के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट इज फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम। बट अगर दिल्ली गवर्नमेंट कहे कि विच इज द प्रायोरिटी वेदर इट इज वाईफाई और बस सर्विस, देन इट विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे इस सेंस में? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ making choice among the various alternatives available। जो वेरियस alternatives available हैं उसमें से हम जब चॉइस करते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या कहलाती है आपका? हाँ जी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जबकि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइस फ्रॉम वेरियस, या सिर्फ इतना लिखो कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइस, कि आपको चॉइस करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो चॉइस कंपल्शन का मतलब क्या है? रेशो ऑफ फंड्स। यहाँ पर वो क्या कहलाएगा आपका? सेंट्रल प्रॉब्लम। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो सिंपली यू विल राइट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, वेयर इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इज द कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइस। यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ द नीड। इन दिस we can't ignore any particular requirement। किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो होपफुली आपको दोनों डिफरेंस क्लियर है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो कर्व, सबसे पहले बताओ कर्व का मतलब क्या होता है? सिर्फ कर्व का मतलब होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कर्व। अब पीपी की फुल फॉर्म क्या है? सर पीपी की फुल फॉर्म है
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो पीपी कर्व क्या हुआ? एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाए। अगर मैं इस चीज को सम अप करूं तो क्या निकल के आता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग possibility of प्रोडक्शन। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाए। अब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाए सर, इसका क्या मतलब होता है? बड़े आराम से दिल थाम के बैठ जाओ, एक एक चीज आपके दिमाग में जाके फिट होने वाली है। अगले 15 मिनट मुझे दे दो, उसके बाद पीपी कर में कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, ये वादा है मेरा। तो अब बड़े ध्यान से आराम से थाम के दिल सांस बैठ जाओ, आ जाओ। मैंने बोला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या मतलब है? सपोज हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, ध्यान से समझना बेटा एक एक चीज। हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी और फैक्ट्री के अंदर हमने 10 मशीनरीज लगाई। हमने फैक्ट्री स्टार्ट करी और उसमें कितनी मशीनरीज लगाई? 10 मशीनरीज लगाई। हमने बोला 1 मशीन, जो एक मशीन है वो 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर सकती है। 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन एक मशीन कर सकती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 10 मशीनरीज से हम कितनी प्रोडक्शन कर पाएंगे? सर 10 × 10 हम कर पाएंगे 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन। तो ये मेरी एक पॉसिबल प्रोडक्शन है कि अगर मैंने अपनी फैक्ट्री में 10 मशीनें लगा रखी हैं और एक मशीन से 10 यूनिट तैयार हो सकती है, तो 10 मशीनों से मैं कितनी यूनिट्स तैयार कर सकता हूं? 100 यूनिट्स। मतलब दिस इज व्हाट? दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन को मैं और अच्छे से क्लैरिफाई करता हूं, ध्यान से समझो। सपोज आपने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी और फैक्ट्री जब स्टार्ट करी तो डे वन आपके सिर्फ 5 मशीनरीज ऑपरेशनल हो पाई। मतलब सिर्फ आप डे 1 5 मशीनों को ही चला पाए। तो एक बात बताओ, डे 1 अगर आपने 5 मशीनें चलाई और एक मशीन से 10 यूनिट बनते हैं, तो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया वो कितना किया? सर एक्चुअल प्रोडक्शन किया 5 मशीनें और एक मशीन से 10 यूनिट, हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया सर 50 यूनिट्स। जबकि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन डे 1 पूरे 100 यूनिट्स की थी, बट आपने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 मशीनें चलाई, तो आपकी जो प्रोडक्शन हुई वो कितनी हुई? वो हुई 50 यूनिट्स। तो अगर आप मशीनें कम ऑपरेट कर रहे हो तो इससे क्या प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी पे फर्क पड़ा? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा। पॉसिबिलिटी तो पूरे 100 यूनिट्स की थी। आपने अगर मशीनें कम चलाई तो उससे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा, उससे आपकी पॉसिबल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज डे टू आपने 8 मशीनरीज चलाई। अब अगर आपकी डे 2 8 मशीनरीज ऑपरेशनल हुई, तो बताओ उस दिन आप कितनी प्रोडक्शन कर पाओगे? सर 8 × 10 यूनिट्स, उस दिन हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 80 यूनिट्स की। यस और नो? ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन उस दिन की हुई 80 यूनिट्स। अब एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी 80 यूनिट्स हुई डे 2, बट अगेन डे 2 पॉसिबिलिटी कितने की थी? पूरी की पूरी 10 मशीनें चल सकती थी, आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे, बट आपने कम मशीनें चलाई तो उससे फर्क आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे पड़ा। आपकी पॉसिबल प्रोडक्शन स्टिल सेम है। तो कैन आई से मशीन जो है यहां पर वो एक तरह का कैपिटल है, और कैपिटल है मतलब एक तरीके से क्या है बेटा? रिसोर्स है। मतलब आपके पास 10 रिसोर्सेस थे,
आपने डे 1 5 रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, डे 2 आपने 8 रिसोर्सेज यूटिलाइज किए। अगर आप अपने रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज कर रहे हो तो उससे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, उससे आपकी पॉसिबल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मशीनें आपके पास 10 हैं, आप 10 की 10 चलाते तो आप 100 यूनिट बना सकते थे। आपने 8 मशीनें चलाई, आपने 5 मशीनें चलाई, उससे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, नॉट ऑन द पॉसिबल प्रोडक्शन। तो कैन आई से ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन of resources, actual production affects not the possible production। पॉसिबल प्रोडक्शन पे, या दूसरा अच्छा वर्ड यूज करेंगे अब हम आगे से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से एक्चुअल प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अफेक्ट नहीं होती। ये बात मेरी आपको समझ में आती है। अब आगे बात करते हैं। सपोज बेटा हमारे पास जो नंबर ऑफ मशीनरीज अवेलेबल हैं 10, हम उसे इंक्रीज कर दें, एक मशीन और बढ़ा दें, तो हमारे पास कितनी मशीन हो जाएगी? 11। तो उससे मेरी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है क्या वो सेम रहेगी? नहीं सर, उस केस में जो मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो 11 मशीनरीज और एक मशीन 10 यूनिट्स बनाती है, तो जो मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है सर वो तो 110 यूनिट्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? सर वो 110 यूनिट्स हो जाएगी। 11 मशीनरी होने से मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कि पहले 100 यूनिट थी अब 100 से बढ़कर कितनी हो चुकी है? 110 यूनिट। कब? जब आपने इंक्रीज इन मशीनरी किया। तो कैन आई से इंक्रीज इन मशीनरी इज इंक्रीज इन रिसोर्सेस? आपने अपने रिसोर्सेस को क्या किए? इंक्रीज। तो अगर हम अपने रिसोर्सेस को इंक्रीज करते हैं, अगर हम अपने रिसोर्सेस को बेटा इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू increase in resources, production possibility increases। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो उससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सेम वे अगर मेरे पे 10 मशीनें थी और मैं एक मशीन बेच दूं, मेरे पे कितनी मशीनें बचेंगी बेटा? 9 मशीनें बचेंगी। और अगर 9 मशीनें बचेंगी तो मेरी क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फिर सेम रहेगी? नहीं सर, उस केस में मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है जो वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 यूनिट्स। तो क्या मैं यहीं पर लिख सकता हूं ड्यू टू decrease in resources, due to decrease in resources production possibility decreases। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आपको ये बात समझ में आ रही है? रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम होंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम होगी। और तीसरी बात जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, अंडर यूटिलाइजेशन और आप कम इस्तेमाल करो या ओवर यूटिलाइजेशन करो, या इसके लिए मैं एक सिंपल वर्ड यूज कर दूं,
एक्चुअल यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, एक्चुअल यूटिलाइजेशन, लेवल ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। आप कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हो उससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। अभी तक सिर्फ आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है। सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। और 3 बातें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी तभी बढ़ सकती है जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी कम हो सकती है जब रिसोर्सेज कम होंगे, और अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन या सिंपल वर्ड्स में लेवल ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला पॉइंट जो हम इसके अंदर समझने जा रहे हैं वो क्या, आपने 3 बातें समझ ली हैं। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ती है। कैसे? मेरे सामने अभी प्रिंटर है, मैं उसी के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पहले हमारे पास इंकजेट प्रिंटर हुआ करता था, टिंग 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 करके ऐसे प्रिंट आउट निकालता था, और 1 मिनट के अंदर मुश्किल से 5-6, कभी बहुत अच्छी इच्छा हुई उसकी तो 10 पेज निकाल के देता था। फिर उसे हमने रिप्लेस कर लिया लेजर प्रिंटर से, तो अब 1 मिनट के अंदर हमारे पास 25 से 30 प्रिंट आउट आ जाते हैं। अब एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इंकजेट प्रिंटर से आप लेजर प्रिंटर पर आए, तो आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो बढ़ी या कम हुई? सर बढ़ गई। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, आप मेरे वर्ड्स अगर नोट करो ना, तो मैं बोल रहा हूँ चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ। क्योंकि जब मैं बोलता हूं चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। कभी भी टेक्नोलॉजी जो है, जो चेंज होता है टेक्नोलॉजी में, दैट इज ऑलवेज फॉर इंप्रूवमेंट। उससे कभी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट नहीं होती। आप देखो ना, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया, फिर कलर्ड आए, फिर एंड्रॉयड आए। ऐसा तो नहीं है ना कि एंड्रॉयड आए, फिर कलर्ड, फिर ब्लैक एंड व्हाइट। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी अपने आप में क्या इंप्लाई करता है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो कैन आई राइट डाउन चेंज इन टेक्नोलॉजी, change in technology, or I will say improvement in technology increases production पॉसिबिलिटी। अब वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब आपको ये 4 पॉइंट बाय हार्ट याद रखने हैं पीपी कर्व के अंदर, और याद क्या रखने हैं, आपके दिमाग में जाकर बैठ चुके हैं। अगर आपने बिना फॉरवर्ड करे वीडियो देखी है, आप इज्जत से देख रहे हो, तो आपको 4 पॉइंट दिमाग में जाके बैठ चुके हैं, गारंटी मेरी है ना। अब सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे आपने बड़ी देर से सब कुछ बता दिया, कर्व को लेकर अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। बेटा कर्व जो होता है ना, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आप बात कर रहे हो, जो इसका कर्व होता है इसका ऐसा, यहां पर गुड एक्स, यहां गुड वाई। सर रटवा रहे हो हैं? कर्व ऐसा होता है। सिर्फ 5 मिनट होल्ड करो, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। गुड एक्स क्यों लिया, गुड वाई क्यों लिया, कर्व ऐसा क्यों आया। सिर्फ 5 मिनट आपको होल्ड करना है। 5 मिनट बाद सारी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ अपने दिमाग में डालो, पीपी कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, सारी बातें आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक आप सारे नोट्स बना लो। चलिए, अब देखो, मैं बात करने जा रहा हूं एजम्पशंस की, एजम्पशंस बिहाइंड पीपी कर्व। अभी मैं आपको पीपी कर्व वैसा क्यों होता है समझाऊंगा इसी टॉपिक के बाद। तब तक के लिए प्लीज दिल से मुझे दुआएं ना दें कि सर ने रटवा दिया। आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत शिद्दत से समझाऊंगा। आओ, सबसे पहले एजम्पशंस बिहाइंड पीपी कर्व। सबसे पहली एजम्पशन जब हम पीपी कर्व बनाते हैं तो क्या होती है? ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, कि जो इकोनॉमी है
उसके अंदर सिर्फ 2 गुड्स हैं। सर ऐसा क्यों आप सिर्फ 2 गुड्स को लेके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को बनाते हो? एक इकोनॉमी के अंदर क्या सिर्फ 2 गुड्स बनते हैं? बहुत सारे गुड्स बनते हैं बेटा। हमारे पास ग्राफिकल लिमिटेशन है, हमारे पास ग्राफ पे दिखाने के लिए सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इस चक्कर में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स को कंसिडर करना पड़ता है। तो ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, ये एजम्पशन क्यों है? ड्यू टू ग्राफिकल लिमिटेशन। देखो दुनिया रटती रहेगी, ये एजम्पशंस होती है, हमारे लिए कोई एजम्पशन नहीं है, हमें एजम्पशन के पीछे का भी लॉजिक भी पता है। ये किसकी वजह से है? ग्राफिकल लिमिटेशन। तो क्या सर इसकी वजह से फिर ये टॉपिक की तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर तो 2 गुड्स कभी होंगे ही नहीं, 2 से ज्यादा होंगे। आप ही देखो, आपने शर्ट पहन रखी है, पेन है, आपके हेडफोन लगा रखा है, ठीक है, ये तो 2 गुड्स हैं बेटा। प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, कैसे है देखो। आपने बोलना ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी। अगर मैं कहूं ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी कि मैं 2 गुड्स की जगह 2 ग्रुप ऑफ गुड्स ले लूं, जिसके अंदर एक ग्रुप में मैंने दिखा दिए वॉर गुड्स और दूसरे गुड्स में ले लिए नॉन वॉर गुड्स। तो अब बताओ दुनिया की सारी चीजें इन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज की जा सकती है या नहीं? भाई कोई भी गुड है तो वॉर होगा या नॉन वॉर गुड होगा, हाँ या ना? आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ये फूड आइटम, नॉन फूड आइटम, तो वो आपके ऊपर, आप एनालिसिस कैसे करना चाहते हो। ये नहीं है कि 2 गुड्स इकोनॉमी है तो इससे ये एनालिसिस इम्प्रैक्टिकल हो गया। इंस्टेड ऑफ 2 गुड्स यू शुड टेक 2 ग्रुप ऑफ गुड्स। व्हेन यू आर टेकिंग 2 ग्रुप ऑफ गुड्स, अब आप उसे कैसे भी ले लो, फूड नॉन फूड, ऑटोमोबाइल नॉन ऑटोमोबाइल, वॉर नॉन वॉर, जैसा आपका मन करे, तो आपको दिखेगा प्रैक्टिकल जो टॉपिक है वो बड़ा प्रैक्टिकल है। तो पहली असम्पशन हो गई ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, और क्यों? ड्यू टू ग्राफिकल लिमिटेशन। वेरी गुड बेटा। आगे जो हमारी सेकेंड असम्पशन है वो क्या है? रिसोर्सेस आर गिवन एंड रिमेन अनचेंज्ड। रिसोर्सेज गिवन है और वो अनचेंज्ड है, मतलब उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? अरे भैया अभी इतना अच्छा समझाया है, अगर रिसोर्सेज को कम या ज़्यादा करोगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी कम या ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फिर सेम नहीं रहेगी और उसकी वजह से आपका ग्राफ आगे पीछे भागेगा। तो क्यों रिसोर्सेज आर गिवन रिमेन अनचेंज, इसके पीछे का क्या लॉजिक बताया? बिकॉज इफ रिसोर्सेज विल चेंज, पीपी विल ऑल्सो चेंज। इसलिए मुझे एक बार पीपी बनाने के लिए मानना पड़ता है कि रिसोर्सेज मेरे पास गिवन है और उस रिसोर्सेज से क्या क्या प्रोडक्शन हो सकता है, मैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। सेम वे फिर तो सर टेक्नोलॉजी के लिए भी लो। जी हाँ एकदम, टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी गिवन है और क्या है आपकी? अनचेंज्ड है। अब जो चौथी असम्पशन है, बड़े ध्यान से देखिए, चौथी असम्पशन है हमारी ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली efficient in production of both the goods। ये सबसे खतरनाक assumption है, जिसने इसको समझ लिया पीपी कर्व उसे समझ में आ गया। All the resources are not equally efficient in production of both the goods। दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में सारे रिसोर्सेज इक्वली सफिशिएंट नहीं है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अब ये एजम्पशन क्या है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको सुननी और समझनी है।
मैंने आपको 4 एजम्पशंस बताई थी। पहली एजम्पशन थी कि दैट वी आर ऑपरेटिंग इन अ टू गुड इकोनॉमी। उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया था क्योंकि हमारे पास ग्राफ पर 2 ही एक्सेस होते हैं। प्लस मैंने आपको साथ में बताया था कि आप ये मत समझिए कि इससे जो टॉपिक है वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंस्टेड ऑफ 2 टाइप ऑफ गुड्स वी कैन टेक अ 2 ग्रुप ऑफ फूड्स। और 2 ग्रुप ऑफ फूड्स की जब आप बात करते हैं, 2 ग्रुप ऑफ गुड्स की बात करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। सेकंड, फिर मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज जो हैं वो गिवन है और अनचेंज्ड हैं, क्योंकि अगर रिसोर्सेज चेंज करेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। तीसरा, फिर मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड अनचेंज्ड, ठीक है। और फोर्थ जो मैंने पॉइंट लिखा था, ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। और वो जो फोर्थ एजम्पशन थी वही आज मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। ऑल द resources are not equally efficient in production of both the goods। अब बेटा अगर आप ये एजम्पशन समझ गए तो समझ लो पीपी कर्व के सारे फंडामेंटल क्लियर हो गए। और मैंने आपको पीपी कर्व की शेप बना के दिखाई थी, बट उसका रीज़न नहीं बताया था, कहा था थोड़ी 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। वो 5 मिनट वीडियो 2 में आ रहा है आपका। चलिए तो समझते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ बेटा। 1 या 2 एग्जाम्पल लूँगा, बड़े आराम से रिलैक्स होकर समझना। सपोज मेरी एक फैक्ट्री है, या फैक्ट्री छोड़ो, मैं कहता हूँ मेरी एक फर्म है। मेरी एक फर्म है, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, जिसके अंदर मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कैन आई से एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ रिसोर्स? एम्प्लॉय भी तो एक रिसोर्स है, लेबर है या ना। चलिए अब इसमें से मेरा एक एम्प्लॉय जो है वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। मतलब एक एम्प्लॉय एक ऐसा है जो इकलौता ही सारी की सारी मैनेजमेंट संभाल लेता है। बाकी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो मैनेजमेंट में परफेक्ट हो। तो 10 में से एक एम्प्लॉय है जो मैनेजमेंट में परफेक्ट है, और बाकी जो 9 एम्प्लॉयज़ हैं वो अदर एक्टिविटीज़ के अपने मास्टर हैं, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे बिजनेसेस हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, वो उसके मास्टर हैं। बट एक एम्प्लॉय ऐसा है जो मैनेजमेंट का मास्टर है, मतलब वो इकलौता 4 के बराबर है। आप ये समझ लो सारी मैनेजमेंट उसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन की संभाल रखी है, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे ऑर्गेनाइजेशन पर सपोज मैंने देखा कि मैनेजमेंट का जो बर्डन है वो बढ़ रहा है, जबकि जो दूसरे अदर एक्टिविटीज़ के बर्डन है वो कम होते जा रहे। तो मैनेजमेंट का बर्डन बढ़ रहा है। अब सपोज मैंने कहा कि मैनेजमेंट का जो बर्डन है वो एग्जैक्टली डबल हो गया, इन द सेंस कि मतलब जितना ये एक एम्प्लॉय पूरी मैनेजमेंट संभाल रहा था, बट ऑल ऑफ सडन कुछ भी ऐसा हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज जीएसटी आ गया। अब जीएसटी आने की वजह से हुआ क्या, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट वाला जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत एक्सेस में मैनेजमेंट्स देखनी पड़ रही है चीज़ों की। तो हुआ क्या, जो मैनेजमेंट का बर्डन था वो एग्जैक्टली डबल हो गया। अब अगर मैनेजमेंट का बर्डन एग्जैक्टली डबल हो गया तो मैंने डिसीजन लिया कि कुछ एम्प्लॉयज़ मैं यहाँ से निकाल कर मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसफ़र करूँ। मैं एम्प्लॉय निकाल कर यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँ तो कि ताकि जो मैनेजमेंट का बर्डन बड़ा है, अभी तक जितना मैनेजमेंट था बर्डन था वो एक एम्प्लॉय संभाल रहा था। अब मैंने ये सोचा जो मैनेजमेंट का बर्डन बड़ा है इसको संभालने के लिए एम्प्लॉय को निकाल कर मैं यहाँ से इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करूँ। बट टेल मी वन थिंग, जस्ट बड़े आराम से रिलैक्स होके चिल होके सोचो, अभी तक एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट संभाल रहा था हु इज़ अ मास्टर किंग,
awesome in performance of management and 9 employees are awesome in their other activities but not in management. और अगर मैनेजमेंट का बर्डन एग्जैक्टली डबल हो गया है तो क्या अगर मैं एक बंदा यहाँ से निकाल के यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो क्या वो उतनी मैनेजमेंट संभाल पाएगा जितनी ये इकलौता एम्प्लॉय संभाल रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसका मास्टर था, मैनेजमेंट संभालने का मास्टर था। बट यहाँ पे जो इन 9 एम्प्लॉयज है माइट भी वो भी मैनेजमेंट में अच्छे हो सकते हैं बट वो अदर एक्टिविटीज में मास्टर है, मैनेजमेंट में उतने बड़े मास्टर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बात बताओ, यहां पर पहले एक एम्प्लॉय था और यहां पर कितने एम्प्लॉयज थे? 9। अब अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का बर्डन उतना एग्जैक्टली डबल हो गया तो क्या सिर्फ एक एम्प्लॉय ट्रांसफर करूंगा? नहीं सर, मुझे कम से कम सपोज 2 एम्प्लॉय ट्रांसफर करने पड़े। कितने? 2। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए, यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए, बताओ कितने हो गए? सर यहाँ टोटल नंबर हो गए 3। कैसे हो गए 3? एक तो सर पहले से था और 2 आपने और ट्रांसफर किए। तो यहाँ कितने रह गए बेटा? सर यहाँ हमारे रह गए 7 एम्प्लॉयज। कितने रह गए? 7 एम्प्लॉयज। तो एक एम्प्लॉय 9, अब आपने निकाल के यहाँ ट्रांसफर किया, मैनेजमेंट संभल गया। अब सपोज मैनेजमेंट का बर्डन उतना ही और बढ़ गया, मतलब सर मतलब सबसे पहले सपोज मैनेजमेंट का बर्डन इतना था, वो एक बंदा संभाला था, अब डबल हुआ, अब वो ट्रिपल हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या? ध्यान से समझना, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैनेजमेंट का बर्डन डबल हुआ होगा तो आपने 9 एम्प्लॉयज में से 2 एम्प्लॉयज निकाल के ट्रांसफर किए, बट वो 2 एम्प्लॉयज आपने वो सिलेक्ट किए होंगे जो कंपैरेटिवली मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे थे। मतलब उतने अच्छे तो नहीं थे इकलौते के बराबर, बट फिर भी वो ठीक थे कि वो 2 जाते तो उसके बराबर का काम संभाल लेते। अब लेकिन और प्रॉब्लम आ गई और मैनेजमेंट का काम बढ़ गया। अब जब मैनेजमेंट का काम और बढ़ गया तो मतलब सिंगल, डबल और अब ट्रिपल हो गया, तो क्या अब 2 एम्प्लॉय भेजने से काम चल जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो 7 बचे हैं भाई, इस 9 में से जो कंपैरेटिवली तो मैनेजमेंट के लिए अच्छे थे वो तो मैं पहले ही भेज चुका हूं। तो अब जो मेरे पास 7 बचे हैं, क्या वो उतने अच्छे होंगे मैनेजमेंट में? नहीं, और काम उतना और बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं पिछली बार से अब ज्यादा एम्प्लॉय भेजने पड़ेंगे। तो सपोज मुझे 3 एम्प्लॉय भेजने पड़े, तो 3 तो थे ही और 3 और भेजने पड़े, तो यहां पर कितने हो गए? 6 एम्प्लॉयज हो गए। और यहां कितने रह गए? यहां रह गए आपके 4 एम्प्लॉयज। मतलब आप एक चीज को समझो, इस चीज का वर्कलोड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पहले ये था मेरे पास, जब डबल हुआ तो मुझे यहां से 2 भेजने पड़े, फिर यहां से कितने भेजने पड़े? 3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बोला ऑल एम्प्लॉयज आर नॉट equally efficient in management and other activities. Yes or no? यहां पर यही है ना, all employees are not equally efficient in management and other अगर equally efficient होते, 10 के 10 महारथी हासिल है, उन्हें मैनेजमेंट में भी और अदर एक्टिविटीज में टेंशन ही नहीं थी। डबल होता है, यहाँ पर यहाँ से एक निकालता, फिर और बढ़ता, फिर एक निकाल के भेज देता, क्योंकि सब इक्वली एफिशिएंट थे। बट प्रैक्टिकली क्या ये होता है? क्या हर पर्सन हर काम में इक्वली एफिशिएंट होता है? मेरे को टीचिंग बहुत अच्छी आती है, तो क्या जरूरी है स्पोर्ट्स में मेरा बहुत अच्छा होगा, सारे काम मेरे बहुत अच्छे होंगे? जरूरी है? नहीं। ऑल एम्प्लॉयज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ऑल एम्प्लॉयज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन मैनेजमेंट एंड अदर एक्टिविटीज। इस वजह से हर बार जब बर्डन बढ़ता जा रहा है तो आपको उतना ही बर्डन संभालने के लिए रिसोर्सेज कंपैरेटिवली ज्यादा लगाने पड़ने। ये बात मेरी आपको समझ में आती जा रही है? अब देखो, एम्प्लॉय भी कहनाई से एक तरह का क्या होता है? रिसोर्स। तो अब पढ़ो, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन मैनेजमेंट एंड अदर एक्टिविटी। यहाँ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन एक तरह से क्या है? 2 तरह के गुड्स। यस और नो? चलो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ध्यान से समझो। सपोज मेरे पास लैंड है, लैंड के कुछ पीसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लैंड 1, लैंड 2, L3,
ये मेरे पास लैंड के कुछ पीसेस हैं, ध्यान से समझना, बड़े आराम से समझो, बड़ा प्यारा प्यारा समझाऊंगा आज वैसी गणेश चतुर्थी है, भगवान का दिन है, बुद्धि के देवता का दिन है, ऐसी बुद्धि मिलेगी बस पार लग जाओगे। ध्यान से सुनो एक एक चीज। आपके पास 10 पीस हैं लैंड के। अब मैंने आपको बोला लैंड 1 पे हम प्रोडक्शन करते हैं वीट की, और L2 से लेकर L10 तक हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो करते हैं राइस की, ठीक है। L1 पे वीट सबसे वंडरफुल होता है, L2 से L10 तक जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो राइस की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। मतलब L2 पे राइस होता है बट L3 पे और ज़्यादा, L4 पे और ज़्यादा, L5 पे और ज़्यादा, L6 पे और ज़्यादा, ठीक है। L7, L8, L9 और L10 पे सबसे बढ़िया राइस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। राइस प्रोडक्शन इंक्रीजेस एज वी मूव L2 टू L10, समझ में आया। और इन पे किसी भी तरीके का वीट प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे, कोई भी वीट का प्रोडक्शन हम इस पे नहीं कर रहे। बेटा अब ध्यान से समझो, बहुत मजा आने वाला है। अब तो अभी आप L1 पर, मतलब मैंने आपको बोला वीट को मैं गुड X बोल देता हूँ और इसको मैं राइस को गुड Y बोल देता हूँ, तो गुड X और गुड Y। ध्यान से समझो, इस पे सपोज हमारा 1 टन वीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और सपोज L2 से लेके L10 तक हमारा जो है वो से 10 टन वीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, टेल मी वन थिंग। अभी हम वीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसको मैंने नाम दिया कॉम्बिनेशन ए। अब मुझे वीट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मतलब मैंने क्या बोला, देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर वीट। वीट की डिमांड बढ़ जाती है। अब ध्यान से समझे, अब डिमांड फॉर वीट अगर बढ़ गई, डिमांड फॉर वीट बढ़ गई, अब वीट की अगर डिमांड बढ़ गई तो मुझको क्या करना पड़ेगा, जो लैंड मैंने राइस के लिए रिजर्व कर रखा है L2 से L10, उसको कहीं ना कहीं कुछ पार्ट से राइस का प्रोडक्शन खत्म करना पड़ेगा और वहां वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट मैं आपको ये बोल रहा हूं अब कि वीट की डिमांड एग्जैक्टली डबल हो गई। क्या लिखा मैंने, एग्जैक्टली डबल हो गए, ठीक है। अब एग्जैक्टली वीट की डिमांड मेरी डबल हो गई। वीट की डिमांड अगर मेरी एग्जैक्टली डबल हो गई, यहां तो मेरा वंडरफुल वीट, इससे बढ़िया कोई जमीन ही है वीट के लिए, और L2 से L10 राइस के लिए। अब मुझे अगर वीट की डिमांड डबल हो गई तो कहीं ना कहीं राइस का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ लैंड हटाना पड़ेगा और उस पे अब मुझे प्रोडक्शन शुरू करनी पड़ेगी वीट की। बट क्या सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड लेने से मेरी बात बन जाएगी? बताओ, मेरी डिमांड एकदम डबल हो गई है, मतलब अब मुझे जो वीट है वो 2 टन चाहिए। तो क्या सिर्फ एक पीस को सेक्रीफाइस करने से बात बन जाएगी? क्या L1 पे जितना वीट होता है उतना L2 पे होगा? नहीं, L2 बेसिकली राइस के लिए था। अब अगर मैं इस पे वीट की प्रोडक्शन करूंगा, चलो मैं सपोज कर भी लूंगा, तो मुझे उतना ही अगर वीट बनाना है तो L2 से जितना L1 और L2 एरिया इक्वल है, बट क्या L2 के लैंड पे उतना वीट होगा? नहीं, मुझे कंपैरेटिवली लैंड ज्यादा चाहिए। तो सपोज मुझे ये 2 प्लॉट सेक्रीफाइस करने पड़े, तो मतलब इसकी 1 यूनिट बढ़ाने के लिए से हमने, ये कितना बचा आपका 8। अब सपोज उसके बाद डिमांड और बढ़ गई, तो क्या सिर्फ 2 पीस ऑफ लैंड सेक्रीफाइस होंगे? नहीं सर, एज्यूम इस बार 3 सेक्रीफाइस हो रहे, तो इसकी 1 प्रोडक्शन और बढ़ाई और ये कितना हो गया 5। तो आप ये समझो, जैसे जैसे आप गुड X की प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, गुड Y आपका कम तो हो रहा है, गुड Y तो आपका कम होगा। Production of good Y will decrease as the production of good X will increase because we have limited resources. Production of good Y will decrease as production of good X will increase जैसे जैसे गुड X का प्रोडक्ट, वाई? बिकॉज
we have limited resources, because we have limited resources, तो प्रोडक्शन तो कम करना पड़ेगा. बट अगर आप देखो यहां पर 1 यूनिट ऑफ x के लिए मैंने 2 यूनिट्स ऑफ y सेक्रीफाइस किया, यहां पे 1 ऑफ x के लिए मैंने 3 ऑफ y सेक्रीफाइस किया. हाँ या ना? तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैंने उल्टा लिख दिया. अगर आप देखें तो मैंने 2 ऑफ y सेक्रीफाइस किया टू गेट 1 ऑफ x, 3 ऑफ y सेक्रीफाइस किया टू गेट 1 ऑफ x. ऐसा क्यों? हर बार मुझे सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, बट वो सेक्रीफाइस जो है वो किस रेट से करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग रेट से. बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, दिस sacrifice will be from increasing rate. ये जो sacrifice है ये किस रेट से होगा? इंक्रीजिंग रेट से होगा. क्यों होगा इंक्रीजिंग रेट से? बिकॉज बताओ, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट. बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर नॉट equally efficient in production of both the goods. ये लाइन अब आपको समझ में आ जानी चाहिए. मैंने दोनों एग्जाम्पल से समझा दी. एक बिजनेस का एग्जाम्पल ले लिया, एक किसान का एग्जाम्पल ले लिया. दोनों बातें बेटा आपको मेरी समझ में आ जानी चाहिए. और इसी चीज़ को हम बोलते हैं MRT, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ध्यान से देखिए, तो मैंने जो लाइन लिखी, ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स. अब मैं इसका इम्प्लीकेशन बता रहा हूं, ध्यान से समझना. तो इसकी वजह से क्या होता है? MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, विल इंक्रीज. ठीक है, अब ध्यान से समझिए. मैं एक पीपी कर्व से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. y x गुड x. आपने बोला MRT विल इंक्रीज. क्यों इंक्रीज करेगा? बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट. एक ये गैप आप इक्वल लो. मेरे पता नहीं है मेरा इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे पे स्केल नहीं है इस समय. ठीक है, अब इसके बाद आप ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लेके जाओ, एकदम स्ट्रेट लाइन लेके जानी है. नीचे वाले गैप आपके बेटा इक्वल होने चाहिए, तभी आपका डायग्राम सही आएगा. अभी मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, इसलिए शायद मेरा डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाए, माफ़ कर देना उसके लिए मुझे. बोर्ड पे करता तो ये बहुत अच्छा आता. हाँ, आप देखो, गुड x की x1 यूनिट, x2 यूनिट, x3 यूनिट, x4 यूनिट. गुड y की y1, y2, y3, y4. A, B, C, D 4 कॉम्बिनेशन है. बड़े आराम से देखना. कॉम्बिनेशन A ये मिल रहा है. अब A to B जैसे ही हम गए, आप देखो x का तो एक ही यूनिट बढ़ा. आप देखो x हर बार उतना ही बढ़ रहा है, हाँ या ना? बट आप देखो A से B गए, A से जब हम B गए, तो मैं पेन चेंज कर लूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे. A से जब हम B गए, आप देखो y कम हो रहा है y1 से y2 कितना? इतना. फिर B से C गए इतना, और C से D गए इतना. आप देखो x1 x2 एक यूनिट x की बढ़ी, बट A से B गए तो आप y1 से किस पर आ गए? y2 पर. देखो कम हो रहा है. फिर x2 से x3 पर गए तो ये y2 से किस पे आ रहा है? y3 कम हो रहा है. और फिर x3 से x4 पर गए, एक यूनिट बढ़ रही है, y3 से y4 पे. आप देखो एवरी टाइम द सैक्रिफाइसिंग, वी आर सैक्रिफाइसिंग गुड y बट विद द इंक्रीजिंग रेट. गुड y is sacrificed with increasing rate.
और ये जो आप गुड वाई सेक्रीफाइस कर रहे हो इंक्रीजिंग रेट से, इसी को हम क्या बोलते हैं, MRT विल इंक्रीज। तो कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वाई PP कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, और इसका बच्चे प्रॉपर आंसर नहीं लिख के आते और कहते हैं टीचर ने नंबर नहीं दिए। वाई PP कर्व इज कनकेव टू ओरिजिन, तो इसका आंसर आप क्या लिख के आओगे, दिस इज बिकॉज ऑफ एजम्पशन, और ये एजम्पशन भी क्या बोलूं, फैक्ट यही है, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। दिस इज बिकॉज ऑफ एजम्पशन ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ, या क्वेश्चन आप लिख लेना, बोथ द गुड्स, therefore MRT, therefore marginal rate of transformation increases with increasing MRT, increases and PP curve becomes कनकेव। जो PP कर्व है वो क्या बन जाता है, कनकेव बन जाता है। तो समझ में आ गया। मैंने आपको बोला था ना कि 5 मिनट रुक जाओ, खैर ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपसे, लेकिन आपको होपफुली बहुत अच्छा समझ में आएगा। और समझ आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलना। लाइक नहीं करते हो तुम लोग मेरी वीडियो, मुझे सही नहीं लगता, बस लाइक करा करो, पसंद आती है ना तुम्हें, बस मैसेजेस भेजते हो व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे, सर मज़ा आ गया, ये आ गया, लाइक भी कर दिया करो यार। वहीं पर देखो ऐसे थम्स अप है, उस पर बस क्लिक कर दो एक बार। चलो, वाई PP कर्व इज कनकेव, समझ में आ गया इसका आंसर। अब सपोज सर कई बार PP कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, अब स्ट्रेट लाइन कब होगा बताओ, PP कर्व एज स्ट्रेट लाइन, बेटा स्ट्रेट लाइन होगा जब MRT कांस्टेंट होगा, मतलब हर बार एक यूनिट के लिए आप एक ही यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो। अब एक के लिए एक सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो कब हो सकता है, व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, जो कि कायदे से हमारी एजम्पशन नहीं है। कई बार आ जाता है एक्सप्लेन द शेप ऑफ PP कर्व, तो आपको कनकेव शेप ही लेनी है, क्योंकि हमारी एजम्पशन क्या होती है, ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। PP कर्व एज स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया आपको। MRT क्या होता है, कांस्टेंट होता है उसमें, और ये क्यों कहा जाता है, व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अच्छा, एक व्हेन PP इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये कुछ किताबों के अंदर मिल जाता है, हाईली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हिंदुस्तान में रिवाज है ना, 1+2 1 है तो 2+1 भी होना चाहिए। इसका बड़ा ही हाइपोथेटिकल आंसर, व्हेन MRT फॉल्स, जो कि कभी भी नहीं हो सकता, और उस केस में आपका जो PP कर्व है वो ऐसा आएगा। सर इसमें भी कुछ वैसा होगा, ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वल, वहाँ था नॉट इक्वली एफिशिएंट, यहाँ था इक्वली एफिशिएंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम 100% फेक सिचुएशन है, 100% फेक सिचुएशन। बट क्योंकि बुक्स के अंदर है तो कुछ स्कूलों में पूछ लिया जाता है, बोर्ड में पूछा जाएगा, इसके चांसेस एकदम 0 हैं। समझ में आ गई? तो आपको PP कर्व समझ में आ गया। तो PP कर्व जो आपको समझ में आ गया, उसकी सारी समरी अगर आप देखो, PP कर्व इज अ graphical representation showing possible combination of two goods which can be produced। अच्छा, डेफिनेशन नहीं लिखवाई मैंने अभी तक। PP कर्व क्या डेफिनेशन लिखोगे इसके? इट इज द ग्राफिकल, अब डेफिनेशन सीखोगे। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन showing combination of two goods, showing combination of two goods which can be produced with
available resources and टेक्नोलॉजी। समझ में आया बेटा? अब ये प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बनी। पीपी कर्व शिफ्ट कब होता है? जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे या रिसोर्सेज कम होंगे। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ओवर यूटिलाइजेशन है, उससे पीपी कर्व पे कोई शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने पीपी कर्व की एक बेसिक डिस्कशन मेरे साथ करी। और बार बार बेटा मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करो। मेरा एक एजेंडा, एक ऑब्जेक्टिव है कि एक गुड एजुकेशन हिंदुस्तान के हर बच्चे तक पहुँचनी चाहिए, और इस मुहिम में मैं आपका साथ चाहता हूं। जब तक आप इस चैनल्स को फैलाएंगे नहीं, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। कोशिश है मेरी जल्दी से जल्दी इस चैनल पर हम पूरी कॉमर्स एजुकेशन, जितने कॉमर्स में चैप्टर्स आते हैं वो सारे के सारे अपलोड करें। बहुत अच्छा हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और एज सून एज पॉसिबल हम उस पर कंप्लीट करना चाहते हैं, और इसमें आपकी हमें पूरी हेल्प चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस चैनल को अपने फ्रेंडशिप सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, जिस माध्यम से आप इसे फैला सकते हैं उसे फैलाने की कोशिश करें। और वीडियो पसंद आई तो बार बार कह रहा हूँ, लाइक करना मत भूलो। तो ये आपने पीपी कर्व के सारे कॉन्सेप्ट मेरे साथ देख लिए हैं। चलिए बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मेरी वीडियो सीरीज में रिकॉर्ड होना रह गया था। इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक पता लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हिसाब से माइक्रो मैक्रो हमारी कंप्लीट हो जाती है, एक्सेप्ट मनी इन बैंकिंग में एक फंक्शंस ऑफ मनी है। चलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसकी बात करते हैं। इट इज द कॉस्ट ऑफ benefit foregone by choosing one alternative rather than other। मैं पहले एक बार डेफिनेशन लिख लूं फिर आपको समझाता हूं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव रादर देन अदर। इसका क्या मतलब होता है सर? ध्यान से सुनिए बेटा। सपोज राइट नाउ आई एम टीचिंग, ठीक है, और टीचिंग से मैं ट्यूशन्स दे के 50,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा हूँ, एज्यूम, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली मैं स्कूल में टीचर बन सकता था जहाँ मेरी सैलरी होती 30,000 रुपीज़, बट स्कूल में टीचर बनने की जगह आई प्रेफर्ड कि मैं कोचिंग दूंगा जिसमें मैं अर्न कर रहा हूँ 50,000। तो इस 50,000 को अर्न करने के लिए वो मुझे 30,000 वाली जॉब स्कूल की सेक्रीफाइस करनी पड़ी। दैट इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो 30,000 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग ट्यूशंस। एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लिनिक के अंदर, जिससे वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हाँ सर, अपनी बात थी 50,000, डॉक्टर की थी तो 2 लाख है। चलो, तो एक डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लिनिक से उनको 2 लाख रुपए की अर्निंग हो रही है। ऑल्टरनेटिव वो किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते थे, और हॉस्पिटल में जॉब करते तो उनको 1.25 लाख रुपए मिलते, 1,25,000। सो नाउ फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द क्लिनिक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1,25,000। समझ में आता है? वैसा वर्षा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो 50,000 पर मंथ पे जॉब कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली वो क्लिनिक रन कर सकते थे, 80,000 रुपीज़ आराम से कमा सकते थे, बट उन्होंने प्रेफर किया कि वो जॉब ही करेंगे, 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाएंगे, क्लिनिक रन नहीं करेंगे। तो जॉब करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उनके लिए कितनी है? 80,000 रुपीज़। तो जब आप एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई है। इट इज द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव रादर देन अदर। मेरी बुक आपके लोगों के पास है तो उसमें मैंने इसके 3 एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस एग्जाम्पल से समझते हैं, और सेम एग्जाम्पल जो मैंने अपनी बुक में दे रखा है आपको। सपोज यामाहा कंपनी 2 बाइक्स का प्रोडक्शन करती है, एक S200 और एक S250। S200 से उसका रेवेन्यू है, कमाई आती है लगभग 200 करोड़ की, ठीक है। जबकि S250 से उनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 250 करोड़ है। कितना है? 250 करोड़। यामाहा ने डिसाइड किया टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ S200 एंड S250, इन दोनों का प्रोडक्शन वो बंद कर देगी, एंड टू लॉन्च न्यू मॉडल S275। एक नया मॉडल लॉन्च होगा, दैट इज S275। एंड S275 से जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो है 900 करोड़ का, ठीक है। तो एक बात बताओ, S275 लॉन्च कर रहे हैं, उससे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हमारा कितना है? लगभग 900 करोड़ का। इस 900 करोड़ रुपए को अर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा, और इससे हमारा कितना रेवेन्यू लॉस होगा? इससे हमारा रेवेन्यू लॉस होगा 450 करोड़ का। यस और नो? तो S275 की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी है? 450 करोड़। दैट इज टू शट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ S200 एंड S250। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग S275 is 450 करोड़। अब ये तो सर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा दिया, जबकि हेडिंग तो आपने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाई थी। ये क्या? सी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आप अगर इसे इंडिविजुअल बेसिस पे देखो कि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 450 करोड़ आई है, ये कैसे आई है? S200 और S250 की प्रोडक्शन रोकनी पड़ी। तो S200 में हमारा रेवेन्यू लॉस कितना था? 200 करोड़ का, जबकि यहां हमारा रेवेन्यू लॉस कितना था? 250 करोड़ का। ये सुनो, तो अगर हम इसे इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ते हैं, S275 की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ S200 वो होगा S200। मैंने क्या बोला? MOC of S275 with respect to S200 is कितना? 200 करोड़। MOC of S275 with respect to S250 is 250 करोड़। बात समझ में आ रही? और द सिग्मा MOC, द सम ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफाइंस योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब मैं आपको डॉक्टर वाला एग्जांपल दे रहा था, अपना एग्जांपल दे रहा था, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों सेम है। लेकिन जब एक चीज की प्रोडक्शन के लिए, एक चीज को अडॉप्ट करने के लिए आपको मल्टीपल चीजें सेक्रीफाइस करनी है,
तो हर इंडिविजुअल सेक्रीफाइस को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे और एग्रीगेट बेसिस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। बट अगर किसी चीज को गेन करने के लिए सिर्फ सिंगल चीज ही सेक्रीफाइस करनी है तो एमओसी एंड ओसी विल बी सेम। समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं है? आपने पीपी कर्व की वीडियो देख ली होगी जिसमें आपने देखा होगा एमआरटी है, हमें एमआरटी को एमओसी भी बोल देते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। क्या? एमओसी इज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, ये मनी टर्म्स में होती है, मॉनेटरी टर्म्स में होती है, वेयर एज एमआरटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। जबकि एमआरटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम दोनों में रेशो ही निकाल रहे होते हैं, इसलिए आंसर सेम आता है। बट मेन फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एमओसी जो है वो मनी टर्म्स में होता है और एमआरटी जो है वो यूनिट्स के टर्म में होता है। बट पीवी कर्व में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें वहां पे रेशो लेनी होती है और वो अल्टीमेटली सेम ही आएगी। समझ में आया? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एमआरटी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझते हैं होता क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है व्हाट इज, जो आज सर्कमस्टांसेस हैं, दैट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट ऑट टू बी, जो फ्यूचर में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं आपको दो स्टेटमेंट्स देता हूं। इंडिया की पॉपुलेशन आज बहुत ज्यादा है एट प्रेजेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आने वाले कुछ सालों में इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होगी, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो आज है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जो फ्यूचर में हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव। जो एट प्रेजेंट है इट इज आइडेंटिफिएबल फ्रॉम पास्ट एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान में आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो क्या डेफिशिएंसीज रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या हमारे 5 ईयर प्लान्स में डेफिशिएंसीज रही जो आज हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी? मतलब जो भी आज है इसको आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या ऐसा पास्ट में हमारी कमियां रही, पास्ट एक्शंस हमारे कहाँ खराब रहे जो आज हम प्रेजेंट में खड़े हैं। जबकि आप नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो आप बात करते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब इंटरनेट की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लोग चीज़ें ऑनलाइन बहुत होती जा रही है, तो इसके बेसिस पे आने वाले वक्त में रिटेल सेक्टर का क्या फ्यूचर होगा, एजुकेशन इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर होगा, कस्टमर्स के नॉलेज का लेवल क्या होगा अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप एक assumptions लेते हैं about the future, that will be called as normative। आइए जरा, deals with what is, deals with what ought to be, ठीक है। इसके बाद involves present analysis due to past action, जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर involves future analysis due to change in circumstances, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर circumstances चेंज हुए। जैसे भी मैंने आपको बताया, इंटरनेट की एबिलिटी अगर हिंदुस्तान में जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आने वाले वक्त में उसका एजुकेशन सेक्टर या रिटेल सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा। एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स, क्योंकि पास्ट में जो एक्शन हो चुके वो एक्चुअल फैक्ट्स है, जबकि ऑन द नॉर्मेटिव की आप बात करें तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस। और द बेसिस ऑफ एजम्पशंस मतलब आज इंटरनेट की जो एबिलिटी है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इससे और फास्टर स्पीड से इंडिया में अगर इंटरनेट की एबिलिटी होगी तो आज से 10 साल बाद रिटेल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये मेरी एक एजम्पशन है कि अगर इंटरनेट की एबिलिटी इस स्पीड से बढ़ती रहेगी तो होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो। तो whatever the normative economics है, that is completely depends upon the assumption। एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिड्यूस्ड, इंक्रीज, जो मर्जी लिख दो आप, तो दैट इज व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव में मैंने लिखा है, इफ मेजर कोल माइंस कोलैप्स इन द वर्ल्ड, प्राइजेस ऑफ कोल विल टेंड टू राइज। ऑब्वियसली पेट्रोल्स के आप देखो,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी अगर आप देखो तो कितने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे कोई भी नेचुरल रिसोर्स कोलैप्स होता जाएगा उसके प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो मोटे मोटा मुद्दे की बात क्या याद रखनी है, पॉजिटिव इज व्हाट इज, नॉर्मेटिव इज व्हाट ऑट टू बी, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन assumption, it can be verified with the help of actual facts, whereas it cannot be verified, it is completely depend upon assumption। एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे दिया आपको, वहां पर भी। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम्स अंडर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। बुक्स खोल लीजिए फटाफट, चलिए। सेंट्रल प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व की जाती है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है, जहां पर मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रोड्यूसर का जो टारगेट होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट प्रॉफिट्स ड्रिवन है या जिस भी प्रोडक्ट में प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिख रहे होते हैं वो उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेगा। On the basis of demand and supply, producers will decide what to produce and for whom। अब what to produce तो समझ में आ गया कि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसे प्राइसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसमें उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूसर अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जो कि उसके लिए मोस्ट फेवरेबल हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मतलब जिसकी कॉस्ट कम से कम आ रही हो और क्वालिटी वो सबसे ज़्यादा दे रही हो। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर उसके लिए प्रोडक्शन करता है जिससे जो उसके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। आइए देखिए जरा, मैंने क्या बताया, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या करेगा, जिसमें प्राइजेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है। हाउ टू प्रोड्यूस, चीप एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी। थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, द वन हु कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बुक्स के अंदर आ जाइए फटाफट प्लीज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ड्राइव टू वर्क फॉर प्रोड्यूसर्स अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज प्रॉफिट्स। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस दोज गुड्स हुज प्राइसेस आर रिलेटिवली हाई एंड देयरबाय जनरेट्स हायर प्रॉफिट्स। Thus, market price of a commodity guides the producers of capitalist economy about what, how and for whom to produce। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, लाइन पूरी जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर डिसाइड्स विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस। प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब हम यूनिट 4 करेंगे मार्केट की तो उसके अंदर ये सीखेंगे कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए। दैट इज डिमांड एंड सप्लाई रिगार्डिंग हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी सोल्ड एट व्हाट प्राइस। ये लाइन थोड़ी सी कम समझ में आएगी जब तक आप मार्केट चैप्टर नहीं कर लेते। ही और शी विल यूज द टेक्नोलॉजी विच इज मोस्ट फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड क्वालिटी एंड टारगेट्स दोज कस्टमर्स हु कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट। ये लाइन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज दिख रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेन काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लानिंग कमीशन अपॉइंट की जाती है जो कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है एंड उसके बेसिस पर डिसीजन लेती है व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हियर the main objective is not to earn the profits, rather than the objective is social welfare। In socialist economy, the main purpose is social welfare। For this purpose, government constitutes planning commission who identifies the problem of the economy by conducting various सर्वे कंडक्ट की, जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा कि सर्वे करने आते हैं, पूछते हैं आपकी फैमिली में कितने लोग कमा रहे हैं, उनकी क्या इनकम है, क्या आपको 12 महीने नौकरी करते हैं, परमानेंट जॉब करें, इस तरह के सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर की जा सके। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस बाय इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस सॉल्यूशन इन द प्लान्स इटसेल्फ। इंडिया में आपको पता है, आप अर्ली लेवल पे पढ़ के हैं, 5 ईयर्स प्लान बनते हैं। 5 ईयर्स प्लान के अंदर उस जैसे अब ये देखा गया कि मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को खाने को ही नहीं मिल पा रहा है, जो अनाज है, वीट है, राइस है, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो आने वाले 5 ईयर्स प्लान के अंदर इस तरह के सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे कि किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को सस्ते में अवेलेबल किया जा सके ताकि इंडिया की पॉपुलेशन उसे अफोर्ड कर
कर सके और हर किसी को खाना मिल सके। तो मतलब सर्वे किए जाते हैं, सर्वे के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, फिर जो 5 ईयर्स प्लान बनते हैं उन प्रॉब्लम्स को सेंटर में रखकर सॉल्यूशंस ड्राफ्ट किए जाते हैं। The objective is not to earn a profit but to achieve social objective. Next is the mixed economy. Mixed economy जिसके अंदर कैपिटलिस्ट भी होते हैं, सोशलिस्ट भी होते हैं, दोनों मिलके रोल अपना प्ले करते हैं। कैपिटलिस्ट अपना टारगेट जब उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन्हें प्रॉफिट्स दिखने, चीप एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और वो प्रोडक्ट जो उनके वो कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो उनके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एरिया कैपिटलिस्ट छोड़ देते हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूँ वेरियस वीडियोस में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कभी भी प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स नहीं है। तो ऐसे एरिया जो प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं करता बट सोशल इंपॉर्टेंस के हैं, वहाँ पर फिर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है ताकि इकोनॉमी के बीच में बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, तो in the mixed economy both in private and public sector operate simultaneously. The role of government is to compensate the deficiencies where private sector is not working effectively. Central problems are solved partly by price mechanism, that is demand and supply process, and partly by planning commission. तो ये आपने देखा मेरे साथ what is the solution of central problems under capitalist, socialist and mixed economy. वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ पीपी कर्व। पीपी कर्व की हेल्प से कैसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास बुक्स हैं तो उसमें टेक्स्ट एंड डायग्राम दोनों बने हुए हैं। अभी आपसे वीडियो देख रहे हैं तो इसमें टेक्स्ट है, डायग्राम मैं बोर्ड के ऊपर आपके सामने बनाऊंगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पीपी कर्व। ठीक है जी, आइए देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम होती क्या है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें एंड किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करें। अब ये पीपी कर्व से कैसे सॉल्व हो सकता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक पीपी कर्व है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया सिविलियन गुड्स और वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया वॉर गुड्स को। ठीक है, अब सपोज अगर इकोनॉमी के अंदर इस समय वॉर इश्यूज चल रहे हैं, वॉर प्रॉब्लम चल रही है, कभी भी वॉर हो सकती है, तो इकोनॉमी विल ऑपरेट एट ए पॉइंट नियर टू वाई एक्सिस। हाँ या ना, कभी भी पीपी कर्व पर कोई भी इकोनॉमी प्रोडक्शन नहीं कर पाती, ये बात मैं आपको पहले पीपी कर्व की वीडियो में बता चुका हूं। तो इकोनॉमी विल ऑपरेट एट ए पॉइंट नियर टू वाई एक्सिस इन केस ऑफ वॉर इश्यूज। बट अगर नॉन वॉर इश्यूज हैं तो वॉर इक्विपमेंट्स पे हमारा इतना फोकस नहीं होगा, सिविलियन गुड्स पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो इकोनॉमी विल ऑपरेट एट ए पॉइंट नियर टू एक्स एक्सिस जहां पर सिविलियन गुड्स की प्रोडक्शन इतनी होगी और वॉर की सिर्फ इतनी सी होगी। आप ये देखो, अगर ये पॉइंट मैं लेता हूं तो हम वॉर की प्रोडक्शन सिर्फ इतनी कर रहे हैं और सिविलियन की इतनी कर रहे हैं। हाँ या ना, तो ये कब होगी सिचुएशन, जब हमारे पास नॉन वॉर इश्यूज हैं। बुक अगर आपके पास है मेरी वाली तो उसमें ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है। वॉर इश्यूज हैं अगर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आप वॉर की प्रोडक्शन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है हमारी। ठीक है, और सिविलियन गुड्स की कितनी सी हो रही है। तो इन दिस सेंस पीपी कर्व गाइड्स अस दैट फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस। आइए टेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट अलोंग द पीपी कर्व. It shows different combination of two goods that can be produced with the help of available resources. The economy can select any of the combination according to its requirement. For example, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है. If a PP curve is showing the civilian goods on x-axis, आप देख सकते हैं अपने डायग्राम में, and defense equipment on y-axis, that is the war goods. The economy is facing any war issues, it will produce at any point near to y axis. ठीक है, तो this was the problem of what to produce. Before going further, I want to inform you, if you want to motivate me for more videos on this channel, then don't forget to subscribe it. Okay, चलिए आगे start करते हैं. How to produce. How to produce की प्रॉब्लम क्या होती है?
हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है बेटा, कौन सी टेक्निक हम प्रोडक्शन के अंदर यूज करें। टेक्निक कितने तरह की होती है, 2, बहुत ही बढ़िया, कैपिटल एंड लेबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। कैपिटल इंटेंसिव बताओ क्या होती है, सर मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेबर के मुकाबले, एंड लेबर इंटेंसिव लेबर्स का ज़्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू मशीनरी। नाउ पीपी कर्व सर इसमें हमारी किस तरीके से हेल्प करने जा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। आइए देखिए, ये लेट्स टेक एन एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। y x गुड x गुड y, 2 गुड ले लिए मैंने, एंड ये हमने बनाया पीपी कर्व। ये किस एजम्पशन पे बनाया, पीपी कर्व की रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज हुए हैं, टेक्नोलॉजी ऑप्टिमम यूटिलाइज हुई है, ठीक है। अब अगर हम कहीं यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप समझना जरा, यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो व्हाट डज इंडिकेट कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस तो हमारे पास हैं बट हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलीट है, जितनी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं कहीं पीपी कर्व के जितना पास जा रहे हैं, ध्यान से समझो, 3 सिचुएशन ले ली मैंने, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या दिखा रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बी क्या दिखा रहा है, मॉडरेट, ना कम ना ज्यादा। ए क्या दिखा रहा है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है आपकी। तो दिस विल मोटिवेट द इकोनॉमी टू गो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टू एनहांस द टेक्नोलॉजी और टू use the technology in a more productive manner so that the production can be increased. So you can see the central problem of how to produce is the problem of selecting technique between labor and capital intensive. For example, if the technology used in production is obsolete, the economy will operate inside the PP curve. The more it is near to origin, the more problematic is the situation. This will inspire the economy to produce at some point near the PP curve. अगर आप यहाँ पर हैं तो this will inspire कि आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए प्रोडक्शन करें। दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ हाउ द इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इनकम अर्नर्स। चलिए, लेकिन हम अपनी मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब इसको भी मैं पीपी कर्व से आपको समझाता हूं। y x गुड y. Let us take this is a PP curve. Good X is a luxurious goods. LG नहीं है, बेशर्म हो गए, LG के प्रोडक्ट समझो luxurious goods हैं, और ये है आपके necessary goods, ठीक है। अब अगर हम कहीं यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर रिच लोगों की प्रेफरेंस ज़्यादा है, पुअर लोगों की प्रेफरेंस को कम ध्यान में रखा जा रहा है। इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ये फिजिबल नहीं है। हमें कहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए इंडिया जैसी इकोनॉमी में, यहाँ पर जहाँ पर नेसेसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और लग्जीरियस का कम हो। तो बेसिकली पीपी कर्व हमें ये बताता है कि किस तरह के लोगों की प्रेफरेंसेस का ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेफरेंसेस ऑफ रिच पीपल आर कंसिडर्ड, यस और नो। जबकि यहां कर रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है, प्रेफरेंसेस ऑफ पुअर पीपल आर कंसिडर्ड। तो आपकी इकोनॉमी के हिसाब से जो हालात सिचुएशन है, सुटेबल चेंजेस कैन बी मेड। देखिए जरा, if the combination of goods being produced shows increase in output of luxurious goods then necessary goods, it indicates that preferences of rich people are being preferred as compared to needs of poor people. It means inequalities of income among the people of economy has increased. Thus the necessary changes can be made by deciding factor payment rates, क्योंकि factor payments main problem ये distribution of income की ही है।
ये लाइन लास्ट वाली समझ में आ रही? Thus the necessary changes can be made by deciding the factor payment rates. सपोज आप लग्जीरियस का ज़्यादा कर रहे हो, नेसेसिटी पे फोकस कम कर रहे हो, तो हमने क्या किया, वीट का एमएसपी बढ़ा दिया, राइस का एमएसपी बढ़ा दिया, वहाँ पे वेज रेट बढ़ा दिए लेबर के, ताकि जब वहाँ फैक्टर पेमेंट्स बढ़ेंगी तो लोगों की प्रोडक्शन पे भी ध्यान वहाँ पर जाएगा, उनका लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, स्टेटस भी बढ़ेगा. सो अकॉर्डिंगली द चेंजेस कैन बी मेड. सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पीपी कर्व. ठीक है, वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू थम्स अप. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई लाइन, if you want to motivate me for new videos on this channel, then don't forget to subscribe and inform your maximum friends. Thank you so much.